ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर आदमी की छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। आज़ाद साहब की हुकूमत बनेगी, रोशनी की ज़मीनें जो निकलवाई हैं वो लोगों को वापस दी जाएंगी। तो सरकार समय समय पर पहले तो बयान देती रही कि देखिए हमने मिलिटेंसी को क्रश कर दिया। मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि मिलिटेंसी में कमी आई। सारे देश भर में इस समय अगेंस्ट बीजेपी एक अलायंस है जिसका नाम है इंडिया अलायंस। हमारी पार्टी क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है और हम किसी भी पार्टी के साथ इलेक्शन में कोई अलायंस नहीं करना चाहते। डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, आज़ाद साहब का ये 5 नुकाती प्रोग्राम शॉर्टकट में क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। बाहर का कोई भी नौजवान जम्मू कश्मीर आकर के यहाँ रोजगार न ले। हमारी ज़मीनों पर हमारे लोगों का पूरा अधिकार रहना चाहिए, बाहर के लोग ज़मीन को ना खरीदें। हम चाहते हैं कि जो बेरोजगार नौजवान हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए, रोजगार के एवेन्यूज निकाले जाएं। 5वां जो हमारा पॉइंट है कि जहाँ जहाँ करप्शन है हमारी सरकार आएगी और जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने लोगों को लूटा है, उसका हिसाब किताब भी उनसे लेगी और हम करप्शन को बिल्कुल फुल स्टॉप भी लगाएंगे। दफ़ा 370 और 35A के बाद कई पार्टियां जम्मू कश्मीर में नई उभरी, मगर उसी में एक पार्टी ऐसी जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जो जम्मू कश्मीर में एक पार्टी के तौर पर उभरी और उनका जो नेतृत्व गुलाम नबी आज़ाद साहब कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन के साथ साथ एक बहुत बड़ी चैलेंजेस हैं, लोगों की समस्याएं बहुत हैं। हम आज ये जानने की कोशिश करेंगे कि डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी लोगों के पास अगर कल को इलेक्शन होते हैं वो क्या लेकर जाएंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं वो कैसे हल करेंगे। आइए हम आज बात करेंगे डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के जो जनरल सेक्रेटरी है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी के। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो लोगों की आज समस्याएं बहुत हैं वो किस तरह से निवारण करेंगे उन समस्याओं का, खासकर जम्मू की भी हम बात करेंगे। शिव साहब, आपका स्वागत है यहाँ इसमें। सर, आज़ाद साहब के नेतृत्व में जो डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी जम्मू कश्मीर में वजूद में आई है, जम्मू कश्मीर का सिनेरियो अलग है पॉलिटिकली भी और यहाँ के हालात भी, समस्याएं बहुत हैं। कैसे इन समस्याओं का निवारण करेगी जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी? देखिए, जो क्वेश्चन आपने मुझे किया है ये काफ़ी एलेबोरेट है, इसमें काफ़ी चीज़ें आती हैं। पहली बात तो ये बताऊंगा मैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब 35A को एब्रोगेट किया गया तो जो क्लेम्स उस समय भारतीय जनता पार्टी ने किए थे, बीजेपी ने या केंद्र की सरकार ने उस समय जो जम्मू कश्मीर के लोगों से कहा कि इसके बाद एक जम्मू कश्मीर में बिल्कुल ऐसे हालात हो जाएंगे कि लोगों की सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, लोगों का रोजगार बढ़ेगा, नौकरियां मिलेंगी, लोगों को डेवलपमेंट होगी, विकास होगा और बिल्कुल जम्मू कश्मीर एक नई सूरत में उभर करके सामने आएगा। देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब जो हमारे वज़ीर आला भी रहे, थोड़ी देर रहे, 2.5-3 साल रहे, उसके बाद केंद्र में समय समय पर वो हिंदुस्तान की वजारत में भी रहे, संगठन में भी ज़बरदस्त काम किया उन्होंने कांग्रेस में रह करके। 50 साल का एक्सपीरियंस था उनका। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब 370 एब्रोगेट किया गया तो उस समय गुलाम नबी आज़ाद साहब भारत की राज्यसभा में विपक्ष के नेता थे और विपक्ष के नेता के रूप में उस समय उन्होंने 2 टूक तरीके से भारत सरकार को कहा कि जो कदम आप उठा रहे हैं ये इससे लोगों की बेहतरी नहीं होगी, इससे लोगों को लाभ नहीं होगा, इससे लोगों को नुकसान होगा। मेरे ख्याल में वो वाहिद लीडर हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब जिन्होंने पार्लियामेंट में होते हुए उस समय जो भारत सरकार को एडवाइस दी, जो भारत सरकार के साथ स्टैंड लिया। तो मेरे ख्याल में रियासत जम्मू कश्मीर के किसी भी लीडर ने इतना बड़ा स्टैंड नहीं लिया जितना गुलाम नबी आज़ाद साहब ने लिया। अब यहाँ तक आपने कहा कि
हमारा एजेंडा क्या है, हम क्या चाहते हैं। उस समय भी आज़ाद साहब ने कहा, आज भी आज़ाद साहब कहते हैं, हमारी पार्टी भी कहती है। और जब हमारी पार्टी की फॉर्मेशन हो गई पिछले साल अक्टूबर 2022 में, तो तब भी आज़ाद साहब ने कहा कि हमारा जो एजेंडा है, सबसे पहला हमारा एजेंडा है, सबसे पहले जो हमारी सोच है, जो हम चाहते हैं कि हमारी रियासत के जो 2 टुकड़े किए गए और जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, ये बिल्कुल गलत है। हम चाहते हैं कि हमारा स्टेटहुड जो है, हमारी जो रियासत का दर्जा जो है, वो वापस रियासत का दर्जा हमें मिलना चाहिए, पूरे प्रदेश का दर्जा मिलना चाहिए। एक तो ये बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि आज़ाद साहब ने कहा, और मैं भी ये कहता हूँ, हम कहते हैं कि भाई हम 370 को अलग रखते हैं, 370 की बात नहीं हम करते, लेकिन कम से कम उस समय जब ये 370 आया, बेसिकली ये तो महाराजा हरि सिंह जो उस समय के रूलर थे, ये देखा जाए तो उनकी देन थी। उसकी वजह ये थी कि वो जानते थे कि हमारे लोग गरीब हैं, जम्मू कश्मीर के लोग, और उसमें आपको पता है कि लाहौर वगैरह में लोग हमारे पढ़ने जाते थे, लाहौर से लोग यहाँ आते थे, और उनको ये खदशा था कि वहाँ से लोग आएंगे और हमारे लोगों को यहाँ नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे लोगों को रोज़गार नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये चीज़ उन्होंने लाई थी। तो आज़ाद साहब ने भी कहा कि 370 को तो छोड़िए, लेकिन हमें हमारा जो हक है, या हमारे नौजवानों का जो यहाँ की सर्विसेज में जो हक है, वो बाकायदा कायम रहना चाहिए। हमारी जो ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर बाहर का आदमी कोई नहीं आ सकता था, कोई ख़रीद नहीं सकता था। हम कहते हैं कि इन ज़मीनों पर हमारा जो हमें गारंटी होनी चाहिए कि वो ज़मीन जो है सिर्फ हमारे लोकल लोग खरीदें, बाहर का बंदा कोई ना खरीदे। इसके साथ साथ जैसे हमारे रिसोर्सेज हैं, यहाँ मैं आपको बताऊंगा कि आज बड़ी बदकिस्मती है कि ये सारा सिलसिला होने के बाद 4 साल आज हो गए। आज तो बदकिस्मती है कि हमारे गरीब आदमी को एक बजरी का ट्रक नहीं मिलता, रेत का ट्रक नहीं मिलता, आज हमें कोई कंट्रैक्ट नहीं मिलता। हमारी शराब की दुकानें चली गई, हमारे ऊपर तरह तरह के कानून लाए गए, जिसमें फॉर एग्ज़ाम्पल जी बिजली के सेक्टर में जो उन्होंने स्मार्ट मीटर्स का एक सिस्टम लाया, उस स्मार्ट मीटर से, देखिए स्मार्ट मीटर लाने का मकसद ये था कि हमें बिजली की सप्लाई रेगुलरली मिले और हमारे जो बिजली का बिल्स हैं वो ज़्यादा ना बढ़ें, लिमिट में रहें, लोगों को फ़ायदा होगा। लेकिन इसका रिवर्स हुआ। आज मैं देखता हूँ, देखिए मैं 40 साल से राजनीति में हूँ यहाँ, और हमने देखा है आज हमें ये नहीं पता कि हमारा किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी कौन है, हमारा डीसी कौन है, हमारा डिवीजन कमिश्नर कौन है। सब के सब जो यूनियन टेरिटरी का जो ऑफिसर्स का एम्प्लॉयमेंट का जो सिस्टम है, लाने का सिस्टम है यहाँ, सब के सब लोग बाहर से आ गए हैं, उन लोगों की पहचान ही कोई नहीं है यहाँ। और फिर सबसे बड़ी बात है, देखिए ये लोकतंत्र है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में हर आदमी की छोटी मोटी समस्याएं रहती हैं। खासकर हमारी रियासत के लोग तो बड़े गरीब लोग हैं, कोई पहाड़ों पर रहता है, कोई बॉर्डर पर रहता है, कोई कहीं रहता है। आज कोई ऐसी जगह नहीं है, कोई ऐसा सेंटर पॉइंट नहीं है, चाहे एलजी से लेके नीचे तक, एडवाइज़र तक या उससे नीचे तक, यहाँ हमारे लोग जाकर के अपनी समस्याओं को, अपने जो मसले हैं उनका बयान कर सकें। आज बिल्कुल नहीं है। अब मैं एक मिसाल आपको देना चाहता हूँ। पीछे सरकार ने क्या किया, अचानक आपने देखा होगा कि एक ऑर्डर निकाला इन्होंने कि जो लोगों ने स्टेट लैंड के ऊपर अपना घर बनाया है, दुकान बनाई है, जब वो ज़मीन जो उन्होंने रोशनी एक्ट के तहत ज़मीन हासिल की है पैसे पेमेंट करने के बाद, या वो ज़मीन जो गांव में घास चराई की लैंड होती है, कॉमन लैंड होती है, और उसको रेवेन्यू के सिस्टम के मुताबिक गांव वालों ने रेगुलराइज करके उसको बांट रखा हुआ है। बांटने के बाद किसी ने घर बनाया, किसी कोई ज़मीन को काश्त करता है। जब वो लोग जो 1947 या 65 में जो हमारे रिफ्यूजी लोग पीओके से आए, पुंछ से आए, डिस्ट्रिक्ट मीरपुर से आए, मुजफ्फराबाद से आए, तो उन्होंने, उनको जब ज़मीनें मिली तो ये नाले दरिया के किनारे किनारे जो बंजर ज़मीनें थीं, कुछ कुछ किसी ने 2 कनाल, 4 कनाल, 6 कनाल, 10 कनाल ज़मीन जो थी आबाद कर ली। लेकिन बाकायदा रेवेन्यू रिकॉर्ड में उन्होंने अपना नाम दर्ज करवाया, उसकी गिरदावरी हुई, सब कुछ हुआ।
तो सरकार ने ऑर्डर निकाला कि स्टेट लैंड, रोशनी के तहत जो लैंड है या घासचराई की लैंड है, वो सारे इनको सबको हटा दो और ज़मीन काबू कर लो। बल्कि गवर्नमेंट का उसके बाद में गवर्नमेंट ने बताया भी कि हमने कितने हज़ार या कितने लाख कनाल ज़मीन जो है लोगों से निकलवाई है। सर, आपने इतनी प्रॉब्लम्स तो गिनवा लिया आपने, चाहे इंक्रोचमेंट्स हो, स्मार्ट मीटर्स का जो भी इश्यूज है, मतलब प्रॉब्लम्स तो हैं ये स्टेट्स में, मगर आखिर इसका हल क्या है, ये कुछ बता सकते हो? हल है, मेरे लीडर, मेरा कायद जो है ना जनाब आज़ाद साहब ने टाइम एंड अगेन ये कहा है, और हम कहते हैं इसी प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहता हूँ, एज ए जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी में कहना चाहता हूँ, आज़ाद साहब की हुकूमत बनेगी, रोशनी की ज़मीनें जो निकलवाई हैं वो लोगों को वापस दी जाएंगी। जहाँ जहाँ लोगों के साथ ज़्यादती हुई ज़मीनों में उनको वापस दी जाएंगी। स्मार्ट मीटर्स की बात जो है, हम कहते हैं कि स्मार्ट मीटर्स लगें, लेकिन स्मार्ट मीटर लगने के बाद में इंश्योर किया जाएगा कि लोगों को पावर मिले, लोगों को बिजली मिले, और बिजली मिलने के साथ साथ उनका जो बिजली का रेंट है वो भी कंट्रोल रहे, किसी के साथ ज्यादती ना हो। इसका हल ये होगा। इसी तरीके से मिसाल के तौर पर हमने राशन के लिए प्रोटेस्ट किए। जब लैंड इविक्शन का ऑर्डर हुआ तो सब ज़िलों में डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी वही पार्टी थी कि हमने 85 हमने जगह पे प्रदर्शन किए, जिसमें डिवीजनल लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर थे। चाहे हमने राशन के लिए प्रोटेस्ट किया, चाहे हम स्मार्ट मीटर्स के लिए प्रोटेस्ट किया, चाहे अगेंस्ट इविक्शन ऑर्डर हमने प्रोटेस्ट किया। और ख़ासकर मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा कि जब इविक्शन ऑर्डर जब सरकार ने किया तो लोग परेशान थे, तो आज़ाद साहब ने ऑनरेबल एलजी से बात करी। जब वहाँ बात नहीं चली तो वो ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से मिले और इविक्शन का प्रोसेस हाल्ट हुआ, रुका। तो हल बिल्कुल सामने है, हमारी सरकार आएगी, लोगों की ज़मीनें उनको वापस दी जाएंगी, रोशनी की ज़मीन सबको वापस दी जाएगी। हमने इसको कमिट किया है। इसके साथ साथ जो प्रोटेस्ट जिन प्रोटेस्ट में हम शामिल हुए, जैसे जो डेली वेजेस थे, चाहे वो रहबरे ज़राअत थे, रहबरे जंगलात थे, रहबरे खेल थे, या अलग अलग डिपार्टमेंटों में जो लगे हुए थे, उसमें हमारी पार्टी ने शमूलियत भी करी। और हम ये भी कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हम उनको रेगुलराइज भी करेंगे। मगर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट तो कहती है जो भी ये डेली वेजेस वगैरह है, इसमें 3.5 लाख के करीब 3.5 लाख के करीब जो है इलीगल अपॉइंटमेंट्स है, ये इलीगल है, तो इनको रेगुलाइज नहीं किया जाएगा, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई उन्होंने बोला कि इसको हम रेगुलाइज भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि इलीगल अपॉइंटमेंट्स है। आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, देखिए, व्हाट इज इलीगल? अगर वो इलीगल थे तो उनसे काम क्यों ले रहे हैं? आज भी वो काम कर रहे हैं। इट मीन दे हैव बीन डिप्लॉयड illegally or legally, whatever it is, but nevertheless they are working in different departments. अगर वो काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली सरकार का फर्ज बनता है कि उनको जिस ढंग से उनकी अपॉइंटमेंट हुई है समय समय पर इसको स्टडी किया जाए और उसको रेगुलराइज किया जाए। और हम तो लोगों से कमिट करते हैं कि हम इसको रेगुलराइज करेंगे। अब मैं मिसाल के तौर पर देखता हूँ, यहाँ सब इंस्पेक्टर्स के इम्तिहानात हुए और खुद सरकार ने इम्तिहान लेने के बाद जब देखा उसमें कि करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट के मुलाजम भी साथ थे, और खुद उन्होंने जो उन्होंने भर्ती करी थी, जो टेस्ट लिए थे, उन्हें खुद उसको कैंसिल कर दिया, वापस कर दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंदाज़ा लगाइए कि इस सरकार में जो काम हो रहे हैं उसमें कितनी बड़ी गलतियाँ हो रही हैं। तो हम तो कहते हैं कि जो लोग 7 साल से 10 साल से 12 साल से काम कर रहे हैं, मे बी ऑन ए डॉग बेसिस और ऑन टेम्परेरी बेसिस एंड ऑल दैट, गरीब लोग जो हैं बेचारे, और हमारी सरकार आएगी तो कोई ना कोई तरीका निकाल के उनको रेगुलराइज किया जाएगा। सर, जम्मू कश्मीर में जब से यूटी हुआ है 370 और 35 से जब से गया, एक मसला, सबसे बड़ा मसला इलेक्शंस का, वो यहाँ पे हो नहीं रहे हैं। लोग परेशान हैं। बात करें तो किसके साथ करें? बीजेपी की हुकूमत सेंटर में है, अगर वहाँ पे भी उनसे बात करें, मगर बीजेपी का हमने देखा कि बीजेपी भी उसमें बेबस नज़र आ रही है। इसमें क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, जब से इस स्टेट को यूटी बनाया गया, समय समय पर हाईएस्ट लेवल पर बयान आता है
इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कि हम अप्रोप्रिएट टाइम पर इलेक्शन करवाएंगे और अप्रोप्रिएट टाइम पर हम स्टेट भी वापस कर देंगे। ये बातें कही उन्होंने। देखिए, अप्रोप्रिएट टाइम की क्या डेफिनेशन है? वो आवाम जानना चाहती है क्या डेफिनेशन है इसकी, टाइम कौन सा आएगा, कौन सा टाइम, क्या डेफिनेशन है? मैं क्रोनोलॉजिकली इसको चलता हूँ। पहले तो डिलिमिटेशन प्रोसेस को प्रोलॉन्ग किया गया। अब डिलिमिटेशन जो कमीशन था वो एक लीगल एजेंसी है, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता, लेकिन लोगों ने इतना शोर मचाया, इतना ह्यू एंड क्राई हुआ कि आप इसकी जो डिलिमिटेशन है गलत कर रहे हैं, कंस्टिट्यूंसी गलत बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने किया, बात किसी की सुनी नहीं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूँ। क्या वजह थी रजौरी पुंछ को अनंतनाग के साथ जोड़ने की पार्लियामेंट सीट के लिए? इसी तरीके से जो कंस्टिट्यूंसी बनी, वो कंस्टिट्यूंसी ऐसे नहीं बनी कि कंस्टिट्यूंसी को डिलिमिट करने से वहाँ लोगों की सहूलतें कैसे बढ़ सकती हैं। सर डिलिमिटेशन पे एक सवाल और मेरा आया। डिलिमिटेशन एक ये भी इशू है कि सारी पार्टियां कहती हैं कि ये गलत हुआ। अगर डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी कल को इक़्तिदार में आती है जम्मू कश्मीर में, क्या डिलिमिटेशन दोबारा हो सकते हैं? देखिए, मैं इस पर कमेंट नहीं करना चाहूँगा। मैं ये जो है डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है, ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर है, तो इसमें मैं नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन डिलिमिटेशन पर सबने शोर उठाया कि जी गलत हुआ है, सुझाव भी दिए, अपनी ऑब्जर्वेशन भी दी, सब कुछ किया, लेकिन उनके कान में जूं नहीं रेंगी और डिलिमिटेशन जो है बिल्कुल गलत हुआ। लेकिन इस स्टेज पर मैं इस बात को भी नहीं कहना चाहता, क्योंकि लीगली एक कमेटी बनाई गई, डिलिमिट कमीशन बना, कमीशन ने उसको फाइनल कर दिया, तो मैं उस बात पर नहीं कहना चाहता। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि इस डिलिमिटेशन प्रोसेस को इतना प्रोलॉन्ग किया गया, ज़रूर से ज़्यादा इसको प्रोलॉन्ग किया गया। आइडिया वाज, मकसद वाज कि इलेक्शंस को डिले कैसे किया जाए। डिलिमिटेशन के बाद अगर आप आगे आ जाएं तो सरकार समय समय पर पहले तो बयान देती रही कि देखिए हमने मिलिटेंसी को क्रश कर दिया। मैं मानता हूँ इस बात के लिए कि मिलिटेंसी में कमी आई, इसमें कोई शक की बात नहीं। और फिर सरकार ने ये भी कह दिया कि अब मिलिटेंसी पर पूरा हमें कंट्रोल है। तो जब मिलिटेंसी पर पूरा कंट्रोल था तो इलेक्शन आज तक क्यों नहीं करवाए इन्होंने? ये उस समय उन्होंने कहा। तीसरी, इन्होंने कहा कि ठीक है मिलिटेंसी भी कंट्रोल में आ गई और कोई दिक्कत नहीं हमें है, अब इसके ऊपर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कॉल लेगा, अपनी मर्जी के मुताबिक फैसला करेंगे कि कब इलेक्शन करवानी है। तो ऑलमोस्ट ये आज से 20 दिन पहले फैसला था कि यूएलबी इलेक्शंस, पंचायत का इलेक्शन होगा और उसके बाद धीरे धीरे हम बढ़ेंगे असम्बली की तरफ, पार्लियामेंट की तरफ बढ़ेंगे। और सडनली ये कहने लगे नहीं ये हालात ठीक नहीं है, रजौरी पुंछ में बढ़ गया है, बॉर्डर से हमको इनपुट्स आ गई हैं, इनपुट्स की वजह से लगता है कि वो हमारी इलेक्शन प्रोसेस को, जब इलेक्शन होगी तो उसको ख़राब करेंगे, लोगों को तंग करेंगे और लोग मारे जाएंगे। और इन्होंने अपने कदम फिर पीछे खींच लिए। सर आप पुराने सियासतदान हैं, काफ़ी टाइम से सियासत से जुड़े हुए हैं, क्या लगता है क्या वजह रही, मतलब आपके जो एनालिसिस हैं वो क्या बता रहे हैं कि क्या ये इलेक्शन का डिले होना, रोज़ दिन ब दिन डिले होना, वजह क्या हो सकती है? वजह बड़ी सीधी है, बड़ी सिंपल है। रूलिंग पार्टी जो केंद्र में है और यहाँ भी रही भारतीय जनता पार्टी, उनकी अपनी असेसमेंट है कि इस समय रियासत हमारी यूटी के हालात अच्छे नहीं हैं कि जिसमें बीजेपी विक्टर होकर के एमर्ज कर सकती है। और वो तो बोलते हैं हम 50 सीटें लेंगे, बीजेपी स्टार्ट बोलने से क्या होता है, हम भी कहते हैं 40 सीटें ले लेंगे या 45 सीटें ले लेंगे, पर कितनी सीटें लेंगे ये वक्त बताएगा, ये तो समय बताएगा ना। तो कहने से क्या होता है, जब पिछले इलेक्शन हुए थे 2014 में भी इलेक्शन हुए थे तो उस समय भी उन्होंने ये कहा था 45+, तो 45+ हुआ नहीं हुआ। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये जो रूलिंग पार्टी है ऊपर से तो कहते रहे कि हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन मज़ेदार बात यह है कि जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं इस यूटी जम्मू कश्मीर की,
इंक्लूडिंग कांग्रेस, DPAP आज़ाद साहब की पार्टी, PC पीपल्स कॉन्फ्रेंस, या आपकी अपनी पार्टी, या जो भी पार्टी हैं, BSP, जो भी पार्टी से संबंधित सब पार्टियों ने कहा कि इलेक्शन करवाए जाएं, लेकिन इन्होंने फिर अपना हाथ पीछे खींच लिए। और अल्टीमेटली मैं कहता हूं कि इनका मकसद है कि पहले पार्लियामेंट की इलेक्शन हो। ये पार्लियामेंट पे कंसंट्रेट करना चाहते हैं, अभी इनको किसी इलेक्शन से कोई और संबंध नहीं है। सर, हमें यहाँ देखा कि यहाँ पिछले दिनों ऑल पार्टी मीटिंग्स भी हुई, मगर हमने देखा कि यहाँ जो कुछ पार्टियाँ थी, जिसमें आज़ाद साहब की पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी, आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी है, या अल्ताफ़ साहब की अपनी पार्टी वगैरह, वो इस ऑल पार्टी में शमूलियत नहीं है, क्योंकि ऑल पार्टीज़ का एजेंडा था कि जो जम्मू कश्मीर में एक तो इलेक्शन के लिए जोर देना था और बाकी जो प्रॉब्लम उस पर प्रोटेस्ट वगैरह भी था। मगर क्या वजह रही इस पार्टी मीटिंग में डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी, आज़ाद साहब की पार्टी जो है वो शामिल नहीं हुई और वो उसके साथ नहीं रही बाकी पार्टियों के साथ, खासकर जम्मू कश्मीर को लेकर? देखिए वीर साहब, ऐसी बात है, पहले तो मैं अपने आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऑल पार्टी वो है क्या? कोई ऑल पार्टी उसमें नहीं है। उसमें एक ही पार्टी युगन से NC को मैं कह सकता हूँ वो पार्टी है, फारूक साहब की जो पार्टी है। PDP ख़त्म है, पैंथर्स का नामो निशान ही टुकड़े टुकड़े उनके हो गए हैं। कम्युनिस्ट जो है CPM CPI एक सीट वो लेते थे, वो MC के नमो कर्म की वजह से। तो मुझे नहीं लगता कि ऑल पार्टी उसमें क्या है, कौन सी ऑल पार्टी थी? ऑल पार्टी कुछ भी नहीं थी। ये तो सिर्फ जो PAGD जो गुपकार अलायंस थी उसकी एक्सटेंशन थी, और सिर्फ फारूक साहब जो उनके साथ ये दिखाना चाहते थे कि जम्मू में भी हम हैं। और फिर जब कांग्रेस भी थी उसमें, कांग्रेस आज़ाद साहब के पास कांग्रेस है कहाँ? गुलाम नबी आज़ाद को माइनस करके कांग्रेस है ही नहीं, जाएंगे क्या कांग्रेस है? अब देख लेना, आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि उन्होंने यहाँ मीटिंग रखी थी, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि फारूक साहब उसमें क्यों नहीं आए? उसमें महबूबा जी भी उसमें नहीं आई, तो क्या ऑल पार्टी थी? कुछ लोगों ने 500-800 लोग इकट्ठे किए थे इधर उधर से, और मैं नहीं समझता कोई ऑल पार्टी का उसमें कोई वजन था या ऑल पार्टी का कोई मकसद था। इसलिए वो ऑल पार्टी मीटिंग एक केवल कागज़ों में दिखावा था कि हम सब पार्टी मिलकर कह रहे हैं कि भाई इलेक्शन होनी चाहिए। मुद्दा तो यही था ना, दे वांटेड डिमांड इलेक्शंस। बाकी लेकिन उसके अलावा जो दूसरी पार्टियां हैं मुझे तो कहीं नज़र नहीं आई। और यहाँ तक हमारी पार्टी का सवाल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपने पूछा वो ये है, देखिए सारे देश भर में इस समय अगेंस्ट BJP एक अलायंस है जिसका नाम है इंडिया अलायंस, जिसमें महबूबा जी, जिसके एक भी MP नहीं है, सेंटर में बैठती हैं। वहाँ जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की उनकी जो कोर कमेटी है 10-11 आदमियों की, सेंटर में महबूबा जी बैठती हैं। वो सिर्फ एक दिखावे के लिए कि देखो जी महबूबा भी हमारे साथ हैं, फारूक साहब भी साथ हैं, उमर साहब भी साथ हैं। है क्या इनके पास? दिल्ली की गवर्नमेंट जो है, दिल्ली में अगर प्रधानमंत्री बदलना है, अगर मोदी को हराना है, तो केवल एक अलायंस बना करके ऐसे काम नहीं चलेगा कि आप ऐसे लोगों की अलायंस बना लो जिनके पास है ही कुछ नहीं वहाँ। तो इसलिए हमारी पार्टी क्योंकि इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है, और हम किसी भी पार्टी के साथ इलेक्शन में कोई अलायंस नहीं करना चाहते। सर, लास्ट सवाल। हमने शुरू से कहा है, आज़ाद साहब ने शुरू से कहा है कि मेरी सोच जो है बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, एंड वी विल हैव नो अलायंस विद एनी पार्टी फॉर इलेक्शंस और अदरवाइज। इलेक्शन के बाद तो कर सकती है? नहीं, इलेक्शन के बाद क्या हालात बनते हैं नोबडी नोज इट। देखिए राजनीति में क्या होता है, सारे देश के नक्शे देखिए, कहाँ किस किस्म की अलायंस हुई हैं। मुझे बताइए, क्या नेशनल कॉन्फ्रेंस BJP का हिस्सा नहीं थी जब फारूक साहब मिनिस्टर थे? तो उस समय आपकी PDP जो थी, मुफ्ती साहब ने जब अलायंस करी, खुद चीफ मिनिस्टर बने। मैं तो ये कहूँगा कि जम्मू कश्मीर में BJP को लाने वाला केवल मुफ्ती मोहम्मद सईद था, जब महबूबा जी थी, जब PDP थी। अगर ये BJP से अलायंस नहीं करते तो BJP जम्मू कश्मीर में नहीं आ सकती थी। BJP का बीज बोया जम्मू कश्मीर में PDP ने, या महबूबा ने, इन लोगों ने, और फारूक साहब ने, उमर साहब ने अलायंस करी BJP के साथ। तो आज दूसरों को क्यों ब्लेम करते हैं? कभी कभी आज़ाद साहब को कहते हैं देखो इनकी पार्टी जो है ये BJP की B टीम है।
अरे हम कहाँ बी टीम है? बी टीम या उससे भी आगे वाली टीम तो आप हैं जिन्होंने पावर शेयर की उनके साथ में, जिन्हें मैच खेल चुके हैं, मैच खेल चुके हैं, पावर शेयर की है। हमने तो पावर ही नहीं शेयर की उनके साथ में। और हमने राइट फ्रॉम द डे वन कहा आज़ाद साहब ने कि हमारी टीम बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, हमारी पार्टी जो है हम किसी के साथ कोई अलायंस नहीं करेंगे। एंड वी आर फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हम लोग जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, बच्चों को रोज़गार दिलवाना चाहते हैं, अपनी स्टेट को वापस चाहते हैं हम। और हम चाहते हैं कि बाहर का आदमी कोई ज़मीन ना ले, यहाँ बाहर का आदमी को रोज़गार ना यहाँ ले। हमारा मुद्दा जो है, इन्हीं मुद्दों पर हम लड़ रहे हैं, वो लड़ते रहेंगे। ये लास्ट सवाल भी मेरा यही रहेगा कि 5 पॉइंट्स, 5 नुकाती प्रोग्राम जो एजेंडा होता है मेन पार्टी का, 5 नुकाती प्रोग्राम हर पार्टी का होता है, डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, आज़ाद साहब का ये 5 नुकाती प्रोग्राम शॉर्टकट में क्या है? रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड। नंबर 1, हमारी स्टेट का दर्जा वापस आना चाहिए, जो हमारी पहली कंडीशन है। नंबर 2, बाहर का कोई भी नौजवान जम्मू कश्मीर आकर के यहाँ रोज़गार न ले, हमारे लोगों को रोज़गार मिलना चाहिए। हमारी ज़मीनों पर हमारे लोगों का पूरा अधिकार रहना चाहिए, बाहर के लोग ज़मीन को ना खरीदें। चौथा, हम चाहते हैं कि जो बेरोज़गार नौजवान हैं उनको रोज़गार मिलना चाहिए, रोज़गार के एवेन्यूज़ निकाले जाए, रोज़गार के सिस्टम निकाला जाए, चाहे उसको इंडस्ट्री के माध्यम से हो, चाहे सरकारी नौकरियों में हो। तो एक तो उनको रोज़गार मिले और ईमानदारी से मेरिट के ऊपर रोज़गार मिले, कोई उसमें घपला नहीं होना चाहिए। 5वां, जो करप्शन का दौरा है इस समय, जो करप्शन हो रही है इस समय, हर लेवल के पर करप्शन है, बल्कि मैं कहूँगा ब्यूरोक्रेटिक लेवल पर ज़्यादा करप्शन है। आज पॉलिटिकल लोगों को ब्लेम नहीं कर सकते आप। पॉलिटिकल लोग बेचारे हाथ पे हाथ धरे हुए बैठे हुए हैं और चिल्ला रहे हैं कि इलेक्शन करवाओ, लोगों द्वारा सरकार बनाओ। तो 5वां जो हमारा पॉइंट है कि जहाँ जहाँ करप्शन है, हमारी सरकार आएगी और जिन्होंने करप्शन किया, जिन्होंने लोगों को लूटा है, उसका हिसाब किताब भी उनसे लेगी और हम करप्शन को बिल्कुल फुल स्टॉप ही लगाएंगे। शुक्रिया सर, थैंक यू। ये थे आज़ाद डेमोक्रेटिक पार्टी के जनरल सेक्रेटरी RS चिब साहब। आपने उनको सुना, सवाल बहुत से थे मगर टाइम की कमी की वजह से हम ज़्यादा इसको बढ़ा नहीं सके। मगर उनका सिंपल सा 5 नुकाती जो प्रोग्राम है डेमोक्रेटिक आज़ाद पार्टी का, उनका सिर्फ ये है कि हमें स्टेटहुड जम्मू कश्मीर को वापस मिलना चाहिए। यहाँ के बाहर के लोगों के, जो बाहर अदर स्टेट से जो लोग आते हैं, उनको यहाँ पे कोई नौकरी में शेयर नहीं मिलना चाहिए। और ख़ासकर यहाँ की जो ज़मीनें हैं वो सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए है, ना कि किसी बाहर से आने वालों के लिए। ये आपने उनका जो सारा ये सुने, उनके जवाबात सुने हमारे सवालों के साथ, तो उनने सिर्फ जो प्रोग्राम बताया, अपने जो एजेंडा बताया, वो वाज़ेह है कि उनका एजेंडा जो है जम्मू कश्मीर को लेकर वो एक स्पष्ट है। जो उनकी पार्टी का जो नज़रिया है वो भी स्पष्ट है। वीडियो जर्नलिस्ट इंद्रजीत के साथ यासिन मीर, यंग बाइट्स, जम्मू।